मित्रों, अभी हाल ही में PCS 2025 की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई। तो उसमें देखिए एक इतिहास से क्वेश्चन पूछा था। इतिहास बल्कि कह सकते हैं इसको, आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन पूछा है। उसमें पूछा है, मौर्य काल को लेके पूछा है कि मौर्य काल में कला एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो मौर्य काल में कला एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर, यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कला पूछ रहा है, दूसरा प्रौद्योगिकी पूछ रहा है। अब इसी के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, जैसे किसी वंश को जानने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस समय की उसकी कला और उसकी प्रौद्योगिकी दोनों बताती है कि उस समय वह वंश कितनी उन्नत अवस्था में था। जैसे कहा जाता है कि गुप्त काल अपने स्वर्ण काल पर था, तो वह अपने स्वर्ण काल पर इसीलिए था क्योंकि उसकी उस समय उसकी कला और प्रौद्योगिकी अपनी उन्नत अवस्था में थे। तो इसी प्रकार मौर्य काल में भी देखेंगे तो मौर्य काल में भी इसकी कला और प्रौद्योगिकी की एक अपनी अलग पहचान है। ठीक है, और इसी से क्वेश्चन पूछा है, तो इसी में टिप्पणी करना है कि देखिए मौर्य काल में क्या है कि मौर्य काल में स्तूप बना, स्तंभ बना, ठीक है, और राजप्रासाद था। ये जो है अपनी उन्नति अवस्था में थे। स्तूप विशेष रूप से इसी मौर्य काल से ही संबंधित है। फिर इसकी प्रौद्योगिकी से संबंधित भी कुछ उन्नत कार्य हुए हैं, उसको आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राजकीय कला या दरबारी कला, इसके जो है मौर्यकालीन कला है जो इसमें पूछा है कि मौर्य काल में कला और प्रौद्योगिकी। तो मौर्य काल में कला को हम दो भागों में बांटेंगे, एक राजकीय कला या दरबारी कला है। देखिए, ये राजकीय कला या दरबारी कला है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, ये राजकीय कला या दरबारी कला ये था कि सबसे पहले उसका राजप्रसाद का मतलब होता है महल, प्रासाद का मतलब खाने वाला प्रसाद नहीं, महल होता है। ठीक है, मौर्यों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई और कुम्हराहार में अपना राजप्रसाद निर्मित किया। यह ईरान के परथोपोलिस महल से प्रेरित था। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ईरान के परथोपोलिस महल से प्रेरित था। यहाँ पर ये भी मतलब अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि ईरान से तुलना करके, तो आप इसको लिख सकते हैं कि मौर्यों का जो महल था वो ईरान के परथोपोलिस महल से प्रेरित था। ठीक है, और यह लकड़ी का बना हुआ और था और एक 3 मंजिला था। फिर देखिए मौर्यकालीन स्तंभ देखिए महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ इस समय इसके स्तंभ की थी। ठीक है, तो स्तंभ की संरचना इस प्रकार हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एकाश्म पत्थर होता था ऐसे। ठीक है, इसी एकाश्म पत्थर को यष्टि कहा जाता था। ठीक है, और इसी के ऊपर एक अवांगमुख कमल मतलब उल्टा कमल जैसे ही लटकी संरचना होती थी, ऐसे ऐसे उल्टे कमल जैसी संरचना होती थी, इसको कहा जाता था शिखर। ठीक है, तो यष्टि हो गया, फिर उसके ऊपर शिखर हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसी के ऊपर 4 पशु मतलब दौड़ते हुए दिखाए गए हैं और बीच में 24 तीलियों वाला एक चक्र है। तो देखिए चक्र क्या है, चक्र प्रगति का प्रतीक है। चक्र यहाँ पर जो है प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, 24 तीलियों वाला चक्र है और हमारा जो राजकीय चिन्ह है उसमें भी इसी का प्रयोग किया गया है। फिर इसके ऊपर देखिए राजकीय चिन्ह या हमारा कह सकते हैं जो झंडा है, वहाँ पर देखिए 24 तीलियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, 24 तीलियों वाला है, यहाँ पर देखिए 24 तीलियों वाला है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर 4 शेर ऐसे शीर्ष से शीर्ष हटाए बैठे हुए हैं। ठीक है, आप देखिए इसको जो नोट वगैरह हैं हमारे, वहाँ पर इस सब का उल्लेख मिलता है। तो ये स्तंभ मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब इसी को यहाँ पर देखिए यष्टि है, यष्टि के ऊपर इस वाले संरचना को शिखर कहते हैं, और जहाँ पर जो 4 शेर सिर से सिर सटाए बैठे हुए हैं उसको अबेकस कहते हैं। ठीक है, ये मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसको राजकीय चिन्ह के रूप में ये जो शेर हैं इसको हम लोग अपनाए हुए हैं। हमारे नोटों पे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह जो हैं वहाँ पर इस सब का बढ़िया से उल्लेख किया गया है। तो इसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में भी देख सकते हैं। तो देखिए स्तंभ हो गया, स्तंभ क्या था, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था। यह राजकीय प्रतीक था, युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में बनाया। यष्टि होता था, यष्टि वो फिर इस यष्टि के ऊपर शिखर होता था, अवांगमुख कमल होता था,
फिर 4 पशु, बीच में 24 तीलियों वाला चक्र था। यह चक्र परिवर्तन का प्रतीक था, जबकि तीलियां जो है उसकी प्रगति की प्रतीक होती थी। चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित था और तीलियां प्रगति की प्रतीक थी। फिर देखिए स्तूप, इस समय की स्तूप एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऐसा माना जाता है कि मतलब अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी स्तूप था। तो देखिए स्तूप क्या होता था। स्तूप, देखिए यहाँ पर स्तूप को दिखाया गया है, स्तूप की संरचना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्गाकार चबूतरा होता था। देखिए एक वर्गाकार एक चबूतरा है, ठीक है। इसी वर्गाकार चबूतरे पर एक अर्धगुंबदाकार संरचना होता था, ठीक है। और ये जो वर्गाकार चबूतरा है, वर्गाकार चबूतरे पर देखेंगे कि यहाँ पर वर्गाकार चबूतरे पर मेध ही होता था। मेध ही पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रेलिंग से घिरा होता था और इसी मेध ही पर भक्त भक्त परिक्रमा करते थे इसी मेध के चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है, ये मेध है जहाँ पर प्रदक्षिणा पथ करते, इसके प्रदक्षिणा पथ जिसे कहते थे और जिसके चारों तरफ भक्त परिक्रमा करते थे। यहाँ पर करते थे, यहाँ पर भी करते थे, ठीक है। और ये जो प्रदक्षिणा पथ होता था और उसको एक रेलिंग, देखिए यहाँ पर एक रेलिंग बना हुआ है, एक रेलिंग यहाँ पर बना हुआ है, इसको हिंदी में वेदिका कहते हैं। तो जितने प्रदक्षिणा पथ होते थे वो रेलिंग से घिरे हुए थे, ढके नहीं होते थे, ठीक है। अब इसी वेदिका, ये जो हमारी रेलिंग है, रेलिंग पर यह छछड़ी की मूर्तियाँ, ये सब यहीं पर इसी रेलिंग पर ही मिलती हैं, ठीक है। और इसके प्रवेश द्वार, यहाँ देखिए प्रवेश द्वार होता था जिसको तोरण, यहाँ पर इस टाइप की जो संरचना होती थी, क्रॉस टाइप की संरचना, इसको तोरण कहा जाता था, ठीक है। अब ये अंडाकार जो संरचना है, देखिए अंडाकार संरचना के ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए एक होता था हर्मिका, ठीक है। हर्मिका के ऊपर यस्ति होता था और यस्ति के ऊपर छत्रक होता था, ठीक है। तो आप इसको जैसे स्तूप में, यहाँ पूरा व्याख्या करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन लिख सकते हैं जैसे स्तूप था। स्तूप एक महत्वपूर्ण मौर्य काल की विशेषता थी। तो ये स्तूप क्या होता था, अर्धगोलाकार संरचना होता था, ठीक है। वो वर्गाकार चबूतरे के ऊपर स्थित होता था, फिर ये रेलिंग द्वारा घिरा होता था और इसमें मेध ही होता था जिस पे भक्ति परिक्रमा करते थे, ठीक है। और वेदिका रेलिंग को वेदिका कहते थे और प्रवेश द्वार जहाँ पर होता था वहाँ पर तोरण होता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताने के बाद, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई मौर्य काल में। मौर्य काल में एक हो गया वहाँ का राजप्रासाद हो गया, ठीक है। यहाँ पर राजप्रासाद हो गया, स्तंभ हो गया, स्तूप हो गया। ये राजकीय कला या दरबारी कला या राज्य के अधीन ये विकसित थे, इसलिए इसको राजकीय कला या दरबारी कला कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर लोकप्रिय कला के तहत ये था कि लोकप्रिय मतलब आम जनता द्वारा जो बनाया गया था या आम जनता में जो प्रचलित था, तो गुफाएं थीं, मृदभांड था और मूर्तियाँ थीं, ठीक है। लोकप्रिय कला के अंदर जो गुफाएं, देखिए गुफा अशोक के समय में पहली बार पाषाण को काटकर आजीवक संप्रदायों के लिए सुदामा, कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफाएं, 4 गुफाएं बाराबर पहाड़ी पर निर्मित की गई, ठीक है। और अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ी पर, अशोक ने बाराबर पहाड़ी पर, अब दशरथ ने गोपी, वाह्यक और वाणिज्यिक गुफाओं का निर्माण किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर एक मृदभांड था। मृदभांड, इस समय के जो मृदभांड थे उत्तर काली पॉलिश्ड मृदभांड थे जो उस समय की प्रचुर लौहवस्था को बताते हैं, ठीक है। और इस समय मूर्तियाँ बनी हुई थी। मौर्य काल में यक्षौड़ की मूर्तियाँ बनी हुई थी। ये मूर्तियाँ सभी धर्मों में पूज होती थी, बौद्ध है, जैन है, ये तो बौद्ध, मौर्य काल में बौद्ध तो था ही, जैन और हिंदू धर्म में भी यक्षौड़ की मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कहाँ प्रयोग होता था, स्तूपों पर प्रयोग होता था। स्तूपों पर जैसे मैंने बताया कि वेदिका है, ये देखिए यहाँ पर वेदिका है, जो यहाँ पर ये वेदिका ये वाली संरचना है, यहाँ पर ये छड़ी की मूर्तियाँ जो है बनाई जाती थी इस पर, ठीक है। इसी को वेदिका, ये देखिए दोनों वेदिका है, ठीक है। ये अब आगे देखिए इसमें क्या लिखना है। अब उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था
क्वेश्चन में यही था कि मौर्यकालीन कला, देखिए यहाँ पर मौर्य काल में कला और प्रौद्योगिकी, तो कला को जो है दो भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक दरबारी कला हो गया और दूसरा है लोकप्रिय कला। अब देखिए तीसरा इसका जो पोर्शन था प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन, प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा था, ठीक है, प्रौद्योगिकी के बारे में। तो मौर्य काल में मौर्य काल से पहले लोहे का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। अब इस समय उत्तर वैदिक काल के बाद मौर्य काल आता है। तो मौर्य काल में लोहे के आविष्कार से विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण हो चुका था, ठीक है। अब इसी औजारों से इस समय जो है धातु कर्म जो मेटलर्जी उद्योग था, इस समय लोहे के आविष्कार से हथियारों का निर्माण किया गया, कृषि के उत्पादन मतलब जिससे बढ़ा, ठीक है। इसी से यहाँ पर देखिए इसी समय ताबा बना था, ठीक है। ताबा तो पहले ही मौर्य काल में बना था। तो ताबा से इस समय जो बर्तन बनाए गए, जैसे लोटा था, थाली था, तो लोटा थाली जो बनने का उल्लेख मिलता है इसी समय। देखिए यहाँ पर भी ताबे से बना, फिर कांसा से टिन बर्तन बनाने में, यहाँ पर सोना है हार बनाने में की प्रयोग किया जाता था। फिर देखिए स्थापत्य कला मौर्य काल में स्थापत्य कला के निर्माण में उन्नति तकनीक का प्रयोग हुआ। ये उन्नत तकनीक इस समय की प्रौद्योगिकी को ही बताता है कि तकनीक इसलिए का प्रयोग हो पाया क्योंकि इसमें धातुओं की खोज लगभग हो चुकी थी। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ, तांबे का खोज पहले हो गया था। तो इस सब से उन्नत तकनीकी का प्रयोग करके स्थापत्य कला को बनाया गया। फिर कृषि एवं सिंचाई, देखिए लोहे के उपकरण जो बनाए गए थे, जैसे उस समय हल था, कुदाल था, लोहा था, वो भाला होता था। तो इस सब का जैसे कुदाल से और फावड़े के प्रयोग से यहाँ पर नहरों का निर्माण किया गया, जलाशयों का निर्माण किया गया। जैसे इसमें मौर्य काल में सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है गुजरात में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कुदाल और फावड़े का ही कमाल था जो लोहे द्वारा निर्मित होता था। तो इसे नहरें खोदी गई, जलाशयों का निर्माण किया गया, ठीक है। फिर परिवहन का भी प्रयोग है, जंगलों को काटा गया, उत्तरापथ नामक कुल्हाड़ी बनाया गया, लोहे से कुल्हाड़ी। फिर उससे इसी काल में उत्तरापथ का उल्लेख मिलता है। फिर शिल्प उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, आभूषण है, ठीक है, कुम्हार कला, ये सब की जो है विशेष उन्नति हुई मौर्य काल में। तो ये सब चीज़ें लिख देंगे तो एक पहला पोर्शन हो गया कला, दूसरा पोर्शन हो गया प्रौद्योगिकी। देखिए किसी वंश की, जैसे मौर्य वंश की यह एक विशेषता थी कि इस समय की कला और प्रौद्योगिकी अपने समय की एक विशिष्ट अवस्था में था, ठीक है। आएंगे जब और आगे बढ़ेंगे, गुप्त काल में आएंगे तो वो चरम पर पहुंच जाती है, इसीलिए उसको स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तो इतना अगर लिख देंगे तो हमको लगता है 4.5-5 नंबर आराम से मिल जाएगा। 8 नंबर में 505 नंबर तक पा सकते हैं आप, लेकिन यही पूरा लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।